अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कपड़ों की बहुत सारी किस्में होती है, जैसे सूती, रेशम, खादी। खादी को ही अच्छे अल्फाज में खदर कहा जाता है। बनने के बाद इंसान को कफन पहनाया जाता है। आज का हमारे सबक का उन्वान है खदर का कफन। खदर के मीनिंग है बुना हुआ कपड़ा यानी खादी। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। इन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। ताउन यानी मदद करना। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी के जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। पूंजी के मतलब अपनी पूरी दौलत, जो जमा की हुई दौलत थी, सोना जो भी था उसके पास, उसने पूरी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी इसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खदर का कफन दिया जाए। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को इन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1 जून 1988 को मुंबई में हुआ। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। इसका नाम तो हकमीन था, मगर लोग इसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी अपने लिहाफों में दबके पड़े होते थे कि इसके घर में चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। दिन भर वो झाड़ू देती थी, चरखा काटती थी, कपड़ा बुनती थी, खाना पकाती थी, अपने लड़के लड़कियों, पोतियों और नवासों के लिए कपड़े धोती थी। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूतों के डब्बे जैसा लगता था। दो कुठेरिया, एक पतला सादा दैलान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पोता रखती थी कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर में के फर्श पर खीले बिखर कर खा सकते हैं। खीले के मतलब होता है अनाज के दाने जो भूनने पर खुल जाते हैं, उसे खीले कहते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम बहुत ही हशाश बशाश ही पाते थे। हशाश बशाश के मैंने बहुत खुश होना। जब हमें जो कोई अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती तो हम कैसे खुश होते हैं, एकदम खुशी का इजहार नहीं कर पाते। वैसे हशाश बशाश के मैंने है बहुत ज़्यादा खुश होना। बड़ी हंसमुख थी, बहुत ही हंसमुख थी। मुझे इसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। इसकी काठी बड़ी मजबूत थी। काठी मीन्स जिस्म की बनावट, यानी जैसा हमारा पूरा हम है जिस्म, वैसा जिस्म की बनावट को अच्छे अल्फाज में काठी कहते हैं। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिसे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। पोपला मतलब समझो छोटे बच्चे जैसे तोतली बात करते वैसा। वह हमें जिनों और परियों की कहानियाँ भी सुनाती थी। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू बड़ी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, ना तो उसने औरतें मर्दों की बराबरी का उसूल बनाया सुना था। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। हक्कू ने उम्र भर में मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। इसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी के बालियों से इसने झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। उन गहनों का वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि इसके बुढ़ापे का सहारा थे। एक दिन सब महल्ले वालों ने देखा, न हक्कू के कान में बालियाँ हैं, न इसके गले में हंसली, न इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी इसके चेहरों पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम का खम नहीं।
कम यानी कि झुकाव, जैसे जो बूढ़े लोग झुककर चलते हैं उससे कम कहते हैं। हुआ यूँ कि इन दिनों महात्मा गांधी अली ब्रादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में इन्होंने तकरीरें की, स्वराज के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार के चंदे में दे दिए। उस दिन हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती थी और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब खत्म होगा। कांग्रेस के झलसे होते तो इनमें बड़े चाव से जाती और अपने सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती, मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखे का ताना न छोड़ा। उम्र भर की मशक्क़त के सहारे आंखों के बगैर वो कपड़ा बुन लेती। बेटियों ने मना किया तो कहा कि वो ये खदर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कू मर गई। इसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खदर के कफन देना। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। लट्ठे के मैंने एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। खदर का पहला कफन हक्कू ही को मिला। इसका जनाजा उठा तो जनाजे में इसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस था, न फूल, न झंडे, बस एक खदर का कफन। यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मिल हो चुका है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।